नमस्कार, मैं रवीश कुमार। G20 के घोषणा पत्र पर मुहर लग गई है। बाली की बैठक के बाद यह सवाल उठ रहा था कि दिल्ली से घोषणा पत्र जारी होगा या नहीं। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और चीन घोषणा पत्र में अड़चने डाल रहे थे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि हमारी टीम के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। अगर यह पास नहीं होता तो यह पहला G20 होता जिसका कोई घोषणा पत्र नहीं होता, लेकिन भारत ने इस चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि विकास और जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर 100% सहमति के साथ घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया गया है। बाली घोषणा पत्र 10,000 से अधिक शब्दों का था। दिल्ली घोषणा पत्र 37 पन्नों का है। एक साथ सभी बिंदुओं पर बात करना अभी संभव नहीं, इसलिए समय के साथ आने वाले समय में अलग अलग मुद्दों पर बात होती रहेगी कि यह घोषणा पत्र किस तरह के ठोस समाधान की बात कर रहा है। इस घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की कड़ी निंदा नहीं की गई है। रूस का नाम भी नहीं है। इसे बड़े बदलाव और कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यह भी उठ सकता है कि बैठक में नहीं आकर क्या रूस और चीन ने अपनी जिद पूरी कर ली। एक सवाल और है, क्या यही बड़ी कामयाबी है कि घोषणा पत्र में रूस की निंदा नहीं की गई? क्या यह बड़ी कामयाबी कही जा सकती है? अगर रूस युद्ध नहीं कर रहा है तो यूक्रेन में क्या खुद से युद्ध हो रहा है? अगर रूस के अलावा अन्य ताकतें जिम्मेदार हैं तो उन पर भी चुप रहना क्या कूटनीतिक सफलता है? चुप रहने का रास्ता निकालना कौन सी बड़ी कामयाबी नजर आती है? क्या घोषणा पत्र यह कह रहा है कि युद्ध के लिए जिम्मेदार सभी पक्षों की भूमिका की जांच होनी चाहिए? ऐसा तो नहीं कह रहा। बड़ी कामयाबी तब होती जब रूस के साथ साथ इस युद्ध को सुलगाने वालों को भी चिन्हित किया जाता। बाली घोषणा पत्र की तुलना में देखें तो भाषा बदल दी गई है। कहा जा रहा है कि G7 यानी विकसित देश झुक गए, लेकिन जब आप इसी घोषणा पत्र को कोयले के सवाल पर देखेंगे तो वहां तो सभी देश कोयला लॉबी के सामने झुके हुए नजर आएंगे। इस घोषणा पत्र को केवल वाहवाही की नजर से मत देखिए। कहा गया था कि जनता का हित सर्वोपरि होगा, तो यूक्रेन पर जो भी कहा गया है उससे वहां की जनता का कौन सा हित सत्ता है? ठीक है कि G20 आर्थिक मंच है, तो फिर इतना भी करने की क्या जरूरत थी? बाली में लिखा गया था कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध। दिल्ली घोषणा पत्र में यूक्रेन में युद्ध लिखा हुआ है। के खिलाफ और में के अंतर पर बहस हो रही है। इस अंतर से घोषणा पत्र महान हो जाता है? क्या यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रुक जाता है? रूस का नाम नहीं होने से यूक्रेन पर क्या फर्क पड़ा? वहां की जनता को क्या संदेश गया है? जब से युद्ध हुआ है 2 बार G20 हो चुका है और इसके घोषणा पत्र में क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, इसी को लेकर कूटनीतिक युद्ध जारी है। में, के, से, का, की को लेकर झगड़ रहे हैं। यही बड़ी कामयाबी हो गई? जरा खुद से पूछ कर देखिए। इसके अलावा एक अहम बात और है। धार्मिक असहिष्णुता को लेकर भी काफी कुछ कहा गया है। घोषणा पत्र के पैराग्राफ 78 में कहा गया है कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि धार्मिक आजादी को काफी महत्व दिया जाए। धार्मिक पुस्तकों को लेकर जो हिंसा हो रही है उसे रोकने की जरूरत है। इस पर जोर दिया गया है कि दुनिया में अलग अलग धर्म हैं, ग्रंथ हैं, उन्हें लेकर सम्मान बना रहे, इसके लिए जागरूकता लानी चाहिए। कहा गया है कि हम मानते हैं कि संगठित होने की आजादी, कहीं पर जमा होने की आजादी, अपने धर्म को लेकर कहने की आजादी का आपस में बहुत गहरा संबंध है। हम सभी प्रकार की धार्मिक हिंसा की कठोर निंदा करते हैं। हिंदू अखबार की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने लिखा है कि G20 के एशियाई देशों ने इसका प्रस्ताव रखा, मगर यूरोपियन यूनियन ने इसे ठुकरा दिया। अगर यह बात सही है तो समझिए कि एक जगह पर G7 हारता हुआ दिख रहा है तो एक जगह पर यूरोपियन यूनियन के देश एशियाई देशों पर भारी भी पड़ रहे हैं। धार्मिक नफरत का ऐसा प्रकोप है कि जितनी तबाही प्राकृतिक आपदा से होती है उतनी ही तबाही धार्मिक नफरत से होने वाले दंगों से हो जाती है, मगर यूरोपियन यूनियन के देशों ने इसे नहीं माना। हम आज के इस वीडियो में कोयले के इस्तेमाल के सवाल पर जोर देना चाहते हैं। G20 घोषणा पत्र में इस तरह का कोई वादा नहीं किया गया है कि कोयले का इस्तेमाल
कब तक और किस तरह से कम कर दिया जाएगा। 37 पन्नों के घोषणा पत्र में इस वादे को जगह नहीं मिली कि कब तक कोयले पर निर्भरता समाप्त की जाएगी। आप जानते हैं कि तमाम तरह की जलवायु रिपोर्ट में कोयले के बेतहाशा उत्पादन को लेकर चेतावनी दी जा चुकी है। इस संकट का नतीजा रोज हम किसी न किसी शहर में देख रहे हैं। G20 नेताओं ने बस इतना कहा है कि वे कोयले के उत्पादन को घटाने के महत्व को समझते हैं। कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है कि कोयले के उत्पादन पर कठोर फैसला लेना होगा। G20 में घोषणा पत्र जारी हो गया, यही बड़ी कामयाबी नहीं है। यह भी देखना चाहिए कि अलग अलग मुद्दों को लेकर क्या फैसला हुआ है, किस तरह से कोयले को लेकर ईमानदारी से बात रखी गई है या चालाकी से कही जा रही है। कम से कम कोयले के मामले में यही नजर आ रहा है। इतने साल से इसके खतरे की बात हो रही है और G20 यही कह पा रहा है कि हम इसके दुष्प्रभाव के महत्व को समझते हैं। बहुत मेहरबानी जनाब कि आप दुष्प्रभाव के महत्व को समझते हैं और फिर भी समझने के बाद कुछ नहीं करते। घोषणा पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए कोयले का उत्पादन घटाने पर जोर दिया जाएगा। ऐसा होना ही था, क्योंकि जब G20 के समूह की इस मसले पर बैठक हुई तब भी घुमा फिराकर इसी तरह की बातें कही गई थी। कोई आम सहमति नहीं बन पाई और वही घोषणा पत्र में नजर आई। गोलमोल बातें कही गई हैं, कोई ठोस बात नहीं है। साफ सुथरी ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन इस जरूरत को न जाने कितने दशक से रेखांकित किया जा चुका है। अगर इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर G20 फैसला नहीं ले सका, ठोस वादा नहीं कर सका, तो फिर इस घोषणा पत्र का आप क्या करेंगे? क्या यह समय सिर्फ जरूरत जताने की है? हजारों लोग वायु प्रदूषण से मर जा रहे हैं। कोयला इस प्रदूषण का बड़ा कारण है। ऊर्जा के क्षेत्र में G20 बड़ी बुरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है। इसका ऐलान एनर्जी ट्रैकर जैसी वेबसाइट पहले ही कर चुकी है। यह कोयले का खदान है। हमें समझना होगा कि विकासशील देश क्यों कोयले पर निर्भर हैं। केवल अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि विकसित देशों की विकास की भूख को मिटाने के लिए भी। जिन गरीब और विकासशील देशों को ग्लोबल साउथ कहा जाता है, उनके ऊपर कोयला अब बोझ बनता जा रहा है। एक ऐसा चक्र है जिससे वे निकल नहीं पा रहे हैं। अमीर देश उन गरीब देशों पर कर्ज का बोझ लाद देते हैं और फिर दबाव डालते हैं कि कर्जा चुकाने के लिए कोयले का उत्पादन बढ़ाते रहिए। नतीजा यह होता है कि जलवायु संकट भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण इन विकासशील देशों में भी भारी तबाही आ रही है। इसलिए ग्लोबल साउथ के गरीब और विकासशील देशों की मांग है कि अमीर देश अपने सारे कर्जों को रद्द कर दें, ताकि वे कर्ज चुकाने के नाम पर कोयले के उत्पादन चक्र से मुक्ति पा सकें। क्या G20 के दिल्ली घोषणा पत्र में इस पर कोई समाधान हुआ है? यह आसान नहीं है, क्योंकि कोयले से अभी तक $52 ट्रिलियन का मुनाफा कमाने वाली फॉसिल लॉबी ऐसा होने ही नहीं देगी। घोषणा पत्र में कुछ भी होगा, इस लॉबी के कारण सरकारें कोयले के उत्पादन को नहीं रोक पाती हैं, बल्कि कई देशों के प्रमुख अपने दोस्तों को कोयले का खदान देने के लिए नियम तक बदल देते हैं। अभी 23 अगस्त 2023 की रिपोर्ट है गार्डियन की, जिसे अजित निरंजन ने लिखा है। G20 के देशों ने केवल एक साल यानी 2022 में $1.5 ट्रिलियन से अधिक की सब्सिडी कोयला, तेल और गैस के सेक्टर को दी थी। यह मांग जोर पकड़ रही है कि कोयला उत्पादन के लिए सब्सिडी का खेल बंद होना चाहिए। 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन में वादा किया गया था कि कोयले के उत्पादन पर सब्सिडी घटाएंगे, मगर G20 देशों ने कोयले की सब्सिडी पर $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च कर दिया। इसमें तेल और गैस भी शामिल हैं। इनकी यह सच्चाई है। भाषण में पर्यावरण को लेकर कुछ भी खराब नहीं कहा जाता है। सारी चिंताओं को सुंदर सुंदर शब्दों में रखा जाता है, लेकिन बैठक समाप्त होते ही फिर उन चिंताओं को नष्ट कर दिया जाता है और जैसा चल रहा होता है वैसा ही चलने लगता है। G20 के 7 बड़े देश ब्राजील, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका ने अभी तक कोयले के इस्तेमाल को कम करने के अपने प्लान दुनिया से साझा नहीं किए हैं। जून 2023 में भारत सरकार ने घोषणा की थी कि अगले 5 साल तक कोल प्लांट को लेकर कोई नया प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा। भारत में 75% बिजली उत्पादन कोयले से होता है, मगर जो अभी हो रहा है क्या उसे घटाने की जरूरत नहीं है। 2022 में विश्व में बिजली के उत्पादन का 1/3 से भी अधिक कोयले से किया गया। कई देश फिर से कोयले की तरफ मुड़ रहे हैं।
G20 का घोषणा पत्र पर्यावरण संकट की जरूरतों की बात करता है, मगर क्या करना है साफ साफ तय नहीं कर पाया। 9 सितंबर को बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दों को सामने रखा। उन्होंने बताया कि भारत ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन की शुरुआत की है। इसी के तहत पूरा विश्व इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहा है। इसका संबंध जलवायु सुरक्षा से भी है। इसी भावना के साथ COP26 में भारत ने ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड लॉन्च किया था। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां बहुत बड़े पैमाने पर सोलर रिवॉल्यूशन चल रहा है। भारत के करोड़ों किसान अब नेचुरल फार्मिंग अपना रहे हैं। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च हुआ है। G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने ग्लोबल हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा से संसाधनों के इस्तेमाल में बदलाव की जरूरत है। बात सभी सही है। यह बदलाव बिना कई लाख करोड़ की आर्थिक लागत से नहीं हो सकता। इतने पैसे के प्रबंध में विकसित देशों की बड़ी भूमिका है। उनका इशारा कोयला उत्पादन और टेक्नोलॉजी पर निर्भरता की तरफ भी हो सकता है। 2009 के क्लाइमेट समिट में विकसित देशों ने वादा किया था कि 2020 तक $100 अरब की मदद देंगे, मगर पूरा नहीं किया। G20 के घोषणा पत्र में कोई ठोस बात नहीं। क्या इस तरह से जलवायु संकट का समाधान निकलेगा? दूसरे पर जवाबदेही लादने से, वो क्या करेगा इसका इंतजार करने से अपने अपने देश का संकट कम नहीं हो जाता है। इसी साल भारत में मार्च अप्रैल के महीने में लू का कहर देखा गया। इसके कारण गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, जान माल का नुकसान हुआ, किसानों की लागत नष्ट हो गई, महंगाई की मार पड़ी वो अलग। यही नहीं, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल में चंद दिनों की बारिश ने भारी तबाही मचा दी। लू और भयंकर बारिश के बीच अगस्त और सितंबर का महीना इतना गर्म रहा कि लोगों की हालत खराब हो गई। अगस्त में भारत में कई जगहों पर कम बारिश से पानी और सिंचाई का अलग ही संकट नजर आया। यानी भारत के आम लोग हर साल बुरी तरह से कीमत चुका रहे हैं। दुनिया भर में जून, जुलाई और अगस्त का महीना सबसे गर्म रहा। यह संकट सभी झेल रहे हैं। भारत का आम किसान भी झेल रहा है। मगर G20 में खेती किसानी पर अलग से कितनी ही चर्चा हुई, देवेंद्र शर्मा इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। जितने भी उसमें फॉर्मल जो डिनर्स हैं या फॉर्मल मील्स हैं या फॉर्मल और प्रोग्राम हैं, इसमें सिर्फ बिजनेस इंडस्ट्री और ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस यही होते हैं। क्या कारण है कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है इस समय 8 बिलियन है, जिसमें से तकरीबन ये माना जाता है कि 3 बिलियन पॉपुलेशन जो है, लोग जो हैं, वो उसका जो इतना बड़ा हिस्सा है वो खेती से जुड़ा हुआ है, जो कि किसानों से जुड़ा हुआ है। क्या कारण है कि उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं होता है? क्या हम बिल्कुल भूल चुके हैं किसानी को और खेती को? क्या कारण है कि हम देखते हैं जब भी कोई हेड ऑफ द स्टेट किसी फॉरेन में किसी भी कंट्री के विजिट पे जाता है तो अपने साथ एक बिजनेस का डेलीगेशन लेके जाता है। कभी हमने ये देखा ही नहीं, चाहे वो पिछले 10 साल हो 20 साल हो, हम देखते आ रहे हैं कि उस डेलीगेशन में कोई भी किसानों का प्रतिनिधि नहीं होता, कोई भी आम जनता का या लोगों का प्रतिनिधि नहीं होता। क्या सिर्फ दुनिया में बिजनेस और इंडस्ट्री ही है जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है? क्या हम ये मान चुके हैं कि खेती का कोई महत्व रहा ही नहीं, या किसान कहीं दायरे में है ही नहीं, हमारी सोच में या नज़र में आता ही नहीं है? और अगर ये ऐसा हो कि हम खेती को एक अपना इम्पोर्टेंस दें, जो उसका ड्यू है वो उसको दें, तो मेरा मानना है कि एक नई सोच डेवलप करने की ज़रूरत है दुनिया में। और ये G20 में भारत के पास एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम वाकई ही विश्व गुरु बनकर दुनिया को बताएं कि खेती का क्या महत्व है। ट्रेडिशनल फार्मिंग, एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग, पर्यावरण के अनुकूल फार्मिंग, ये सब कर हम कैसे किसानों का एक स्तर बढ़ाएं, पृथ्वी के जितने भी अधिकतर प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़े हुए, उसको एड्रेस कर पाएंगे। खेती में जब 3 बिलियन पॉपुलेशन अगर जुड़ी हुई है दुनिया की, उसको अगर हम महत्व दें, उनका स्तर ऊपर बढ़ाएं, तो आप देखेंगे कि हम इनइक्वालिटी को भी हम एड्रेस कर पाए। G20 के घोषणा पत्र का यह त्वरित पाठ है। कुछ कमियां हो सकती हैं, इसे आने वाले दिनों में गहरी नजर से देखा जाएगा। कोयले पर अगर G20 ठोस संदेश नहीं दे पाया तो ईंधन को लेकर नए नए गठजोड़ बनाने से हेडलाइन तो अच्छी बन जाएगी, मगर जमीन पर बदलाव नहीं आएगा। यह समय धीमे बदलाव का नहीं है,
तेज गति से चलने का है। भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा कर दी है। एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है। भारत में ही कई साल से इस पर बात हो रही है, मगर वास्तविक प्रगति कितनी है सभी को मालूम है। क्या यह किसी भी तरह से विकल्प बनने की स्थिति में पहुंच चुका है? इस सवाल का जवाब ढूंढिएगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार।